विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट थर्ड पेपर वन सामाजिक विचार पढ़ रहे थे और इसमें हम कार्ल मार्क्स की चर्चा कर रहे थे। कार्ल मार्क्स का हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ रहे थे और इसमें हमने कार्ल मार्क्स का जो आधार है जो उन्होंने हीगल से लिया उसकी सारी चर्चा की थी और मार्क्स के द्वंद्वाद संबंधी विचारों की भी हमने बात की थी। और इसमें हमने मुख्य रूप से मार्क्स के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के लक्षण उन्होंने दिए उनकी हमने चर्चा की थी, जिसमें गतिशीलता एवं परिवर्तनशीलता के नियम की हमने बात की थी और परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन की हमने बात की थी, निषेधों के निषेध के नियम की भी हमने बात की थी। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हुए मार्क्स और हीगल के द्वंद्वाद की तुलना करेंगे। फिर हम मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण भी करेंगे। उसके बाद हम उसके महत्व, उद्देश्य और उपयोगिता की बात करेंगे। तो कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के लक्षण बताए उसके अनुसार वो कह रहे हैं, उन्होंने गतिशीलता एवं परिवर्तनशीलता का गुण दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि विकास प्रकृति का नियम है और यह विकास पदार्थ की आंतरिक विशेषताओं के कारण ही होता है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार पदार्थ निष्क्रिय न होकर के सक्रिय होता है। दूसरी बात जो उन्होंने हमें बताई वो था परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन, यानी कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया पहले तो धीरे धीरे मात्रात्मक परिवर्तन होता है और उसके बाद मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाता है। इसके बाद हमने बात की थी, उन्होंने जो निषेधों के निषेध का नियम दिया उसके अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अर्थव्यवस्था ही उसका आधार। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार समाज का आधार अर्थव्यवस्था है और समाज में द्वंद्व का कारण उत्पादन विधियां, उत्पादन संबंध और उत्पादन की शक्तियां हैं। जब उत्पादन की शक्तियों एवं उत्पादन के संबंधों में साम्यता नहीं रहती तो संघर्ष उत्पन्न होता है और जिसके फलस्वरूप विकास भी होता है। उन्होंने कहा कि आंतरिक विरोध द्वारा ही भौतिक पदार्थ संचालित होता है। इसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद 3 स्थितियां उन्होंने बताई। अब इसके बाद अपन चर्चा करेंगे मार्क्स और हीगल के द्वंद्वाद की तुलना। यद्यपि मार्क्स ने द्वंद्वाद की अवधारणा हीगल से ही ग्रहण की थी, किंतु दोनों के द्वंद्वाद में पर्याप्त भिन्नता है। हीगल के द्वंद्वाद का आधार विचार है तथा उनका मत है कि बाह्य विश्व आंतरिक विचारों का ही प्रतिरूप है, जबकि मार्क्स के अनुसार द्वंद्वाद का आधार भौतिक पदार्थ है। तो मार्क्स पदार्थ को महत्व दे रहे हैं जबकि हीगल विचारों को महत्व दे रहे हैं। मार्क्स का द्वंद्वाद तत्व की दृष्टि से भिन्न है। हीगल की भांति ही मार्क्स भी यह मानते हैं कि विकास संघर्ष और द्वंद्व के कारण ही उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में विरोधी तत्व विद्यमान होते हैं और उनमें टकराव भी स्वाभाविक है। संघर्ष से ही विकास की गति मिलती है और वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में विकास होता है। लेकिन मार्क्स इसका आधार आर्थिक मान रहे हैं। हीगल के लिए विकास का अंतिम चरण निरपेक्ष विचार की अनुभूति है और मार्क्स के लिए विकास का अंतिम चरण वर्गहीन समाज की स्थापना है। हीगल का द्वंद्वाद आदर्शवादी एवं काल्पनिक है, जबकि मार्क्स का द्वंद्वाद भौतिकवादी है। मार्क्स ने हीगल की अपेक्षा विकास प्रक्रिया को अधिक जटिल बताया है और हीगल वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया के अंतिम चरण को आत्मचेतना की संज्ञा देते हैं, जबकि मार्क्स उसे साम्यवाद का नाम देते हैं। तो इस तरह से हम दोनों की तुलना कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना या आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे इसका हम। मार्क्स का द्वंद्वाद हीगल की तुलना में अधिक व्यवहारिक प्रतीत होता है। इसमें अनेक कमियां हैं। मार्क्स आत्मा की उपेक्षा कर रहे हैं। मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में आत्मा की उपेक्षा की है। यद्यपि पदार्थ हमें दिखाई होता है और आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, फिर भी व्यक्ति एवं आत्मा की सत्ता का प्रभाव व्यक्तिक अनुभव के आधार पर स्वयं सिद्ध है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यधिक अस्पष्ट है। मार्क्स ने इसका पूर्ण और आवश्यक विवेचन नहीं किया। इस संबंध में वेपर कहते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की धारणा अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट है। लेनिन का भी मत है कि मार्क्स के भौतिक द्वंद्वाद को
हीगल के आदर्शवाद का अध्ययन किए बिना नहीं समझा जा सकता। इसी तरीके से ये कहा जाता है कि मार्क्स का द्वंद्वाती धारणा असंगतिपूर्ण भी है। असंगति यह है कि यदि मानव स्वयं इतिहास का निर्माता है तो भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कैसे किया जा सकता है। ऐसे किसी यंत्र का आविष्कार तो अभी तक नहीं हो पाया जो भविष्य में मानव मस्तिष्क की समस्त गति का निर्धारण कर सके। मार्क्स की विचारधारा अत्यधिक भौतिकवादी है और उनके अनुसार मानवीय चेतना भौतिक तत्व के अधीन होती है। ऐसा कहकर मार्क्स मानव की चेतना शक्ति को नकार रहे हैं। पदार्थ में स्वयं में कोई गति नहीं होती, वे तो चेतना द्वारा शक्ति द्वारा ही संचालित होते हैं। लेकिन मार्क्स जिस सर्वहारा वर्ग की क्रांति का पोषक है, उसका आधार भी श्रमिक वर्ग के में उत्पन्न चेतना ही है जो उनमें पूंजीवाद के विरुद्ध भावना पैदा करती है। इसके अलावा मार्क्स मानव की बाह्य शक्ति द्वारा आर्थिक शक्तियों का दास बताते हैं और इसमें इतिहास के क्रम को बदलने की शक्ति नहीं है। मार्क्स द्वंद्ववाद की एक त्रुटि यह भी मार्क्सीय द्वंद्ववाद की त्रुटि एक यह भी है कि यह इतिहास को सदैव उन्नति की ओर बढ़ने वाला मानता है, जबकि मानवीय इतिहास उत्थान और पतन दोनों की कहानी रही है। तो इस तरह से हम मार्क्सीय द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कर सकते हैं। अब हम देखेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसकी उपयोगिता क्या है। तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कुछ उद्देश्यों को लेकर किया था, जैसे पूंजीवाद का अंत एवं समाजवाद की स्थापना। द्वंद्वात्मक विकासवाद यह मानता है कि समाज गतिशील और परिवर्तनशील है, पुरातन का विनाश और नवीन का उद्भव ही विकास का नियम है। इसलिए पूंजीवाद निजी संपत्ति, शोषण, जमींदारों के अधीन, किसानों के परिश्रम एवं किसानों की परतंत्रता एवं पूंजीवादियों के अधीन श्रमिकों का पराधीनता भी चिरस्थायी नहीं हो सकती। मजदूर क्रांति का द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर ही मार्क्स ने मजदूर क्रांति और समाजवादी क्रांति को आवश्यक एवं उचित ठहराया। मार्क्स का द्वंद्ववाद हमें विश्व में परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करता है और यह हमारा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता है कि संसार में किसी भी घटना का पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वरन सभी घटनाएं परस्पर संबंधित और आत्मनिर्भर हैं। इसलिए इतिहास या समाज व्यवस्था का अध्ययन इससे संबंधित घटनाओं की एक दूसरे की और पारस्परिक निर्भरता के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर ही मार्क्स ने समाज में पाए जाने वाले दो वर्गों, पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग के संघर्ष को अनिवार्य माना। इन दोनों ही वर्गों के हित अलग अलग हैं, अतः वे अपने हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य रूप से परस्पर संघर्ष करते रहते हैं। यही द्वंद्ववाद का नियम है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने अपनी कृति कैपिटल में लिखा है कि हीगल के समय में द्वंद्ववाद अपने रहस्यात्मक रूप में था, किंतु अपने तार्किक स्वरूप में यह पूंजीपतियों और अपने समर्थकों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करने लगा, क्योंकि द्वंद्ववाद की सहायता से जहाँ एक और विद्यमान सभी चीज़ों के विषय में प्रत्यक्ष बोध संभव हुआ, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट हो गया कि वस्तु का एक विरोधी तत्व होता है जो कि एक स्तर पर जाकर अनिवार्य रूप से दिखाई देता है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यद्यपि मानव विकास के इतिहास में मूल्यवान क्रांतियों का दिग्दर्शन करता है, फिर भी उनका यह दावा उचित नहीं है कि केवल द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ही सत्य की खोज करने का एकमात्र पद्धति है। इस खोज के कारण विज्ञान बन गया और ऐसा विज्ञान बना जो प्रकृति विज्ञान और मानवीय चिंतन के विकास के वस्तुगत नियमों का ठीक प्रतिनिधित्व कर सका। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत एक सामान्य विश्व दृष्टिकोण है, न कि मानव इतिहास का एक विशिष्ट प्रत्यय। धन्यवाद।